देखिए, जो लोग भी साल 2026 में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि 561 वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की, और वो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आई है। और सबसे मज़े की बात यह है कि एज लिमिट 55 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, 55 ईयर तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कब से कब तक कर सकते हैं? तो भैया 30 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके थे, 22 मई इसकी लास्ट डेट है। किस तरह से अप्लाई करना है, पूरा प्रोसेस आपको समझाऊंगा, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए अप्लाई करने से पहले, वो भी आपको मैं क्लियर कट बता दूंगा, ठीक है ना। और वो ऑफिशियल वेबसाइट से ही हम आपको बताने वाले हैं, सारी चीज़ें वेरीफाई करवाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आप अपना सब्जेक्ट यहाँ पर देखते चले जाइए। तो बॉटनी में आप यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हैं, 14 वैकेंसी हैं। केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं वैकेंसी 18 वैकेंसी हैं। इसी तरीके से कॉमर्स में आप देख सकते हैं 7 वैकेंसी हैं। और इकोनॉमिक्स में 70 वैकेंसी हैं। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में 75 वैकेंसी हैं। ज्योग्राफी के अंदर 4 वैकेंसी हैं। हिंदी में 89 वैकेंसी हैं, 89 वैकेंसी हैं। हिस्ट्री के अंदर भी 89 वैकेंसी है। मैथिली के अंदर 11 वैकेंसी हैं। वहीं पर आपका अगर आप देखें मैथमेटिक्स में तो 17 वैकेंसी हैं। फिलोसफी के अंदर अगर आप देखें तो 4 वैकेंसी हैं। फिजिक्स में अगर आप देखें तो यहाँ पर 6 वैकेंसी हैं। साइकोलॉजी के अंदर 7 वैकेंसी हैं। और जूलॉजी के अंदर 30 वैकेंसी है। पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पर 60 वैकेंसी है। सोशियोलॉजी में यहाँ पर 60 वैकेंसी है। तो इस तरह से ये टोटल जो आपकी वैकेंसी हैं 561, मतलब 561 वैकेंसी हैं। अब किस तरह से अप्लाई करना है वो सारा प्रोसेस भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी पॉइंट्स हैं। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ पर जो एज लिमिट है ना वो बहुत ही शानदार दे रखी है। मतलब 55 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 55 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आपकी जो एज लिमिट काउंट होगी वो 1 जनवरी 2026 के हिसाब से आपकी एज लिमिट काउंट होगी। अपनी एज देख लेना 1 जनवरी 2026 को कितनी हो रही है, ठीक है ना। तो 55 साल से कम तक के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और भी जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो हम A to Z कंप्लीट जानकारी आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। देखिए, अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें यहाँ पर, तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। हाँ, अगर हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या दे रखा है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर, तो देखिए 55% मास्टर डिग्री में आपके होने चाहिए। एटलीस्ट 55% मास्टर डिग्री में आपके होने चाहिए। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 5% का आपको क्या मिल जाएगा, रिलैक्सेशन मिल जाएगा। वो यहाँ से यहाँ तक आप देख लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरीके से एक तो बात ये हो गई, मास्टर डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। वहीं पर या तो आपके पास यूजीसी नेट हो, या फिर स्लेट हो, या फिर सेट हो, या फिर आपके पास पीएचडी हो, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि जिन लोगों ने 2009 से पहले रजिस्ट्रेशन कराया था, पीएचडी में पीएचडी करी थी, उन लोगों के पास अगर नेट नहीं भी है, सेट नहीं भी है, तब भी वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, खाली पीएचडी के बेसिस पर। उन लोगों के लिए छूट है, रिलैक्सेशन है। और इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अगर आप पीएचडी के बेसिस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो पीएचडी आपकी रेगुलर मोड की होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? रेगुलर मोड की होनी चाहिए। और पीएचडी जो आपने सबमिट करी थी थीसिस, तो आपकी थीसिस को कम से कम 2 एक्सटर्नल टीचर ने, एग्जामिनर ने मतलब उसे इवेल्युएट किया हुआ, उसे एग्जामिन किया हो, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरीके से आपका जो ओपन पीएचडी वाइवा वॉइस भी होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हाँ, देखिए कम से कम आपने 2 रिसर्च पेपर पब्लिश कराए हों, जिसमें कि एक रिसर्च पेपर आपका यूजीसी के केयर लिस्टेड जर्नल के अंदर होने चाहिए, जैसे कि स्कोपस वगैरह है, वेब ऑफ साइंस है, ये सारी चीज़ें इसमें आपका वो पब्लिश होना चाहिए रिसर्च पेपर, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरीके से द कैंडिडेट हैज़ प्रेजेंटेड एटलीस्ट 2 पेपर बेस्ड ऑन हिज हर पीएचडी वर्क इन कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार स्पॉन्सर्ड, फंडेड एंड सपोर्टेड बाय द यूजीसी सीएसआईआर। हाँ, कह रहे हैं कि कम से कम 2 पेपर आपने कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार जो भी होते हैं ना उसके अंदर उसे रिप्रेजेंट किया हो, उसे प्रेजेंट किया हो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आपके लिए हाईलाइट कर रखे हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें नेट सेट होता ही नहीं है, तो वहाँ पर आप डायरेक्टली मास्टर डिग्री और पीएचडी के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। और जिन लोगों ने फॉरेन कंट्री, विदेश से अगर पीएचडी कर रखी है, टॉप 500 में आपकी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। उस केस में आपको नेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एज लिमिट मैंने आपको बता ही दी है यहाँ पर। और देखिए, अच्छा अगर हम इसमें बात करें, हाँ
कैंडिडेट, ये सारे पॉइंट्स हो गए। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये है, देखिए यहाँ पर आपको जो सिलेक्शन होगा वो सिलेक्शन आप समझ लीजिए। सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो, सबसे पहले मैं आपको सिलेक्शन का क्राइटेरिया समझा देता हूँ डिटेल में थोड़ा सा। 1 मिनट रुकिए। देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा और सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। हाँ, यहाँ से देखिए, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। For the purpose of the final selection, due consideration shall be given to both academic qualification and performance in the interview. आपका जो सिलेक्शन होगा वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन मतलब एपीआई स्कोर और प्लस इंटरव्यू के बेसिस पर होगा। एपीआई स्कोर प्लस इंटरव्यू, इसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। आ रही बात समझ में आपको? तो एपीआई स्कोर आपका जो चेक किया जाता है वो 100 में से चेक किया जाता है। इसके अलावा 15 मार्क्स का आपका जो है इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। और एपीआई स्कोर को आप ये भी कह सकते हैं ये एक स्क्रीनिंग प्रोसेस है। जो लोग एपीआई जिनकी ज़्यादा होगी उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, बाकी सब कैंडिडेट को नहीं बुलाया जाएगा। तो टोटल आपका जो होने वाला है एग्जाम वो होगा 115 का, ठीक है ना। मतलब जो भी है इनका फाइनल जो आपका 115 में से देखा जाएगा। अब यहाँ पर जो आपका एपीआई स्कोर है वो कैसे कैलकुलेट होता है वो भी देख लीजिए। अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है। ये आपका कौन सी यूनिवर्सिटी है? ललित नारायण मैथिला यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पर है? बिहार के अंदर, दरभंगा के अंदर ये यूनिवर्सिटी है। अब इस यूनिवर्सिटी का जो प्रोसीजर है वो भी 2018 की जो गाइडलाइन है यूजीसी की वही फॉलो कर रहा है, अभी कोई चेंज नहीं आया है इसमें। तो यहाँ पर आप समझते चले जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ग्रेजुएशन आपने कर रखी है तो ग्रेजुएशन में आपकी 80% थी या उससे ज़्यादा थी तो उसके 15 नंबर मिल जाएंगे। 60 और 80 के बीच में आपकी परसेंटेज थी ग्रेजुएशन में तो उसके 13 नंबर हैं। इसी तरीके से अलग अलग परसेंटेज के अलग अलग नंबर मिल जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखा है तो उसमें भी वही है कि 80% से ऊपर आपकी परसेंटेज थी या 80 थी तो आपको जो है यहाँ पर देख सकते हैं 25 नंबर मिल जाएंगे। वहीं पर अगर आपने एमफिल कर रखा है और आपकी परसेंटेज 60 थी या उससे अबव थी तो उसके 7 नंबर मिल जाएंगे। पीएचडी आपने कर रखी है तो उसके 30 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है, क्या क्वालिफाई कर रखा है? जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है तो उसके 7 नंबर मिलेंगे। और नेट आपने क्वालिफाई कर रखा है तो उसके 5 नंबर मिलेंगे। और सेट क्वालिफाई कर रखा है तो 3 नंबर मिलेंगे। रिसर्च पेपर पब्लिकेशन आपने कराए हैं और तो हर एक पेपर का आपको 2 नंबर मिलेगा। मैक्सिमम नंबर जो आपको रिसर्च पेपर से मिल सकते हैं 10 नंबर मिल सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस है या फिर पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस है तो हर एक साल का 2 नंबर मिलेगा। मैक्सिमम 10 नंबर आपको यहाँ से भी मिल सकते हैं। अवार्ड कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के जो अवार्ड हैं उसमें 3 नंबर मिलते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें स्टेट लेवल अवार्ड तो उसमें 2 नंबर मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझते चले जाए ना। और इसी तरीके से अगर कोई ऐसा शख्स है, कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसके पास एमफिल भी है और पीएचडी भी है तब भी वो 30 नंबर से ज़्यादा गेन नहीं कर सकता। 30 नंबर ही से मैक्सिमम मिलेंगे। जेआरएफ भी है, नेट भी है, सेट भी है, तीनों भी हैं तब भी 7 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। और अवार्ड कैटेगरी में 3 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो ये आप समझते चले जाइए। एकेडमिक स्कोर का आपको 80 नंबर एकेडमिक स्कोर के होने वाले हैं। रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के 10 नंबर होने वाले हैं और टीचिंग एक्सपीरियंस के 10 नंबर होने वाले हैं। तो टोटल आपका जो यहाँ पर एपीआई स्कोर कैलकुलेट होगा वो 100 में से होगा। तो अपना अपना एपीआई स्कोर जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना ताकि हम आपको राय दे सकें कि आपको यहाँ पर अप्लाई करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। चलिए ये बात तो हो गई। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम देखते चले जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पर नजर आने लगेंगे। देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो वैकेंसी है ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। द एंगेजमेंट विल बी प्योरली ऑन पार्ट टाइम बेसिस, ठीक है ना। पार्ट टाइम ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है 11 महीने के लिए। एंड अंडर सर्कमस्टांसेस आर लिंक्ड टू रेगुलर अपॉइंटमेंट एब्जॉर्प्शन कैन नॉट बी रेगुलराइज, ठीक है ना, एट एनी स्टेज। ये आपकी पार्ट टाइम वैकेंसी होने वाली है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एप्लीकेशन प्रोसेस समझ लीजिए। जैसे जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन अगेंस्ट दिस एडवर्टीजमेंट। आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। कहाँ से फिलअप करना है मैं आपको दिखा दूंगा। और 1 तारीख से लेकर यहाँ पर आप 23 तारीख, हाँ इसकी लास्ट डेट बढ़ चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 23 तारीख तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 23/5/2026 तक, ठीक है ना। और उसके बाद आपको क्या करना, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है।
Finally, submitted online application form and submit duly signed print out together with self-attested copies of all relevant certificate, marksheet, supporting document. जब आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, उसके बाद जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसमें आपको अटैच कर देने हैं, मार्कशीट हो गया, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो गए, और उसे आपको रजिस्ट्रार एलन मैथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा इस एड्रेस पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, हैंड टू हैंड सबमिशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजना पड़ेगा। कैंडिडेट्स आर फर्दर एडवाइज टू केयरफुली रीड एंड कंप्लाई विद ऑल conditions and instructions published with this advertisement before filling up the application form। कह रहे हैं कि भाई साहब फॉर्म भरने से पहले आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लेना है, और ये पढ़ना भी चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है, पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका जो हार्ड कॉपी है वो आपको 30 तारीख तक भेज देनी है, 30 मई तक। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। इसी तरीके से एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस है अनरिजर्व या फिर ईबीसी या फिर बीसी कैटेगरी वालों के लिए 1000 रुपये है। इसके अलावा जो भी मतलब रिजर्व कैंडिडेट हैं और उनके लिए 750 रुपये की फ़ीस है, तो ये आप देख लेना यहाँ पर, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए, मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता चला जा रहा हूँ। सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर रखे हैं। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और है, पॉइंट नंबर 5। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द बेस्ट 5 ऑफ देयर रिसर्च पब्लिकेशन। अगर आप रिसर्च पेपर पब्लिकेशन इसमें अपलोड करना चाह रहे हैं तो कम से कम बेस्ट 5 आपको यहाँ पर पब्लिश कराने चाहिए। और इसके अलावा जैसे हाँ, द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन शैल बी एक्सटेंडेड ओनली टू द एप्लीकेंट्स हु आर बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ द बिहार। जो बिहार के कैंडिडेट हैं बोनाफाइड, उन्हें ही रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। बाहर के जो कैंडिडेट हैं, मतलब अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं, वो जनरल वैकेंसी में ही अप्लाई कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे तो वो भी हम इसमें नोटिफिकेशन में देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपको जो सैलरी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी वो पर आवर नहीं, पर क्लास के हिसाब से यहाँ पर आपको सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी, और मैक्सिमम आपको सैलरी 50,000 रुपये पर मंथ मिल सकती है। अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा हाँ, ये जो वैकेंसी है मैंने आपको बता दिया, ये प्योरली ऑन द टेम्पररी बेसिस वैकेंसी है, गेस्ट वैकेंसी है, ठीक है ना, पार्ट टाइम टीचर के लिए है। लेकिन जो लोग अभी हाल फिलहाल में अपनी करियर स्टार्ट करना चाहते हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उनके लिए बढ़िया है, बिल्कुल अप्लाई करने चाहिए उन्हें। ये जानी मानी यूनिवर्सिटी है, कोई ऐसी वैसी यूनिवर्सिटी नहीं है। ललित नारायण मैथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा यूनिवर्सिटी के नाम से भी ये मशहूर है। और जैसे आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर एक रिक्रूटमेंट पोर्टल आपको मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से ये पूरा पेज ओपन होगा, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा, ये देख सकते हैं गेस्ट टीचर रिक्रूटमेंट 2026 एप्लीकेशन ओपन, ठीक है ना, और लास्ट डेट भी आ चुकी है, ठीक है। सारी चीज़ें, सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वैकेंसीज वगैरह आप देखना चाहते हैं तो वो मैंने आपको पहले ही दिखा दी थी, यहाँ पर सारी वैकेंसी दे रखी हैं। और जिस भी वैकेंसी में आप अप्लाई करना चाहते हैं, सपोज दैट यहाँ पर बॉटनी में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, सारी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर देख लेना। मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता दी है। फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है, कमेंट सेक्शन में बता देना। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपके हर एक सवाल का सही और बेहतर जवाब देने की।